नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कुंभ में जो हादसे घटित हो रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो कुंभ में हादसे से सिंहस्थ के सबक। दरअसल मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होगा और उसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। और प्रयागराज में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश से अधिकारियों की टीम गई हुई है जो बाकायदा क्राउड मैनेजमेंट पर काम कर रही है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर भी बात हो रही है। और सबसे खास बात कि पूरे कार्यक्रम में, पूरे सिंहस्थ की बात करें या हम महाकुंभ की बात करें, सफाई का मामला सबसे बड़ा है। सफाई हुई, सुरक्षा और उसके साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर प्रयागराज, जहां हम बात करें बसंत पंचमी के जो शाही स्नान थे, उसमें मध्य प्रदेश की आबादी के बराबर तो लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया था, डुबकी लगाई थी। मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 से 8 करोड़ के बीच में है और लगभग 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी पर प्रयागराज में डुबकी लगाई थी, गंगा जी में। और संगम की बात करें, ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है सिंहस्थ में। लेकिन इस 15 करोड़ की आबादी को, सिंहस्थ की जो लोग श्रद्धालु हैं, उसको क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? बजट तो बढ़ सकता है इस मुद्दे पर कि बहुत भीड़ आने वाली है, पैसे बढ़ाए जाएं। इससे करप्शन भी बढ़ सकता है, लेकिन क्या हादसे रुक सकते हैं? इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि महाकुंभ के हादसे और मध्य प्रदेश के सिंहस्थ के सबक। चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि स्टूडियो में इस पर बातचीत के लिए मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोल्देरे जी हमारे साथ हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विशेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं सामाजिक कर्ता और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। दरअसल जब आपका चेहरा नजर नहीं आता तो हम सोचते हैं कि आपकी आवाज़ से चर्चा की शुरुआत की जाए। उसके बाद हमारे बाकी साथी हैं, नागेंद्र जी दिल्ली से हैं, स्टूडियो में डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं और योगीराज जी हैं। तो चर्चा की शुरुआत की, महाकुंभ में जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों से मध्य प्रदेश के जो प्रबंधक हैं, सिंहस्थ की जो तैयारी करने वाले हैं, उनके हाथ पैर फूल रहे होंगे या वो अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं कि किस तरह से निपटना है? क्योंकि 8 करोड़ के आसपास एक दिन में डुबकी लगाई है अगर हम बसंत पंचमी की बात करें प्रयागराज में, और मध्य प्रदेश में सिंहस्थ में 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान भरा, जबकि प्रयागराज में ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार जा रहा है। ऐसे में इन हादसों को दिखा दिखाकर सरकार में बैठे लोग बजट तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था भी बढ़ा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कमान संभाले हुए, सिक्योरिटी के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ हम बात करें तो सफाई पर बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा वहाँ ड्रोन से निगरानी हो रही है, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, और जो व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद है कि हादसे दर हादसे हुए एक दिन में 2-3 आगजनी की घटनाएं हुई, लेकिन ना तो भगदड़ की वजह से हालात बिगड़े और ना संगम में डुबकी लगाते वक्त जो संख्या आ रही है कि हजारों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, वो फिगर भी 50-60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जहां 40 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हों, वहां अगर 0.1% भी हादसे में लोग बीमार पड़े या उनकी जान जाए तो वो भी आंकड़ा कम लगता है। ये तो देश भर से पहुंचे हुए, विदेशों में भी 30 देशों से आए हुए लोग, और एक पंडाल तो ऐसा जहां लगभग 30 ऐसे महामंडलेश्वर है जो 30 के 30 विदेशी है। ऐसे में व्यवस्था के मामले में इसमें कोई शक नहीं, अभी तो प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, लेकिन हम उससे 100 में से 100 नंबर देने में नहीं हिचकेंगे। मध्य प्रदेश को लेकर हम बात करेंगे। रमेश जी, आप किस ढंग से सोच रहे हैं सिंहस्थ के मामले में? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश को अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और मध्य प्रदेश में अभी से ऐसे अफसरों की छटनी शुरू कर देनी चाहिए जो भीड़ मैनेजमेंट में महारत हासिल हो, जिन्हें और जिन्हें इस काम के लिए नियुक्त करना हो, तो उनकी ट्रेनिंग अभी से शुरू हो जाए। उन्हें कम से कम हफ्ता 10 दिन उज्जैन प्रयागराज भेज के वहां
क्या व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को बारीकी से समझ लें, पूरा मैनेजमेंट समझ लें। इसके बाद ये जो प्रयागराज में दुर्घटना हुई है उसकी जांच रिपोर्ट भी आएगी, वह उसके जो अधिकारी जिम्मेदार है वो फीडबैक भी देंगे, उनका गहराई से अध्ययन कर लें और उस फीडबैक का क्रियान्वयन सख्ती से हो, इस बात की सुनिश्चित कर लें। दूसरी बात यह है कि हमें वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो हादसा हुआ उसकी मुख्य वजह ये थी कि लोगों की ये जिद थी कि हमें संगम में उठते ही स्नान करने। तो हमें सिंहस्थ में इस बात का इंतजाम करना होगा कि पूरे सिंहस्थ की जो भीड़ है उसको जोन वाइज बांट के और अलग अलग घाटों पे स्नान के लिए उन्हें हमें स्पष्ट करना होगा कि सबको राम घाट का स्नान सब नहीं कर सकते। अगर आप राम घाट के स्नान की जिद करेंगे तो मौत निश्चित है। आम आदमी तक भी ये संदेश जाना चाहिए कि एक ही जगह पे अगर आप स्नान करने की जिद करेंगे तो इस पे दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। ये आम आदमी की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि हमने देख रहे हैं कि प्रयागराज में भी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार के ऊपर डाल देते हैं। आम आदमी को भी तो ये सोचना होगा कि वो आप आधी रात को वहां सो रहे हैं। दुर्घटना के पहले कमिश्नर ने घोषणा की थी कि भगदड़ मच सकती है, आप उठ के स्नान कीजिए। कोई नहीं उठा, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और उस जिम्मेदारी नहीं समझने का नतीजा हुआ मौत है। तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी को भी ये संदेश देना होगा। अच्छा, ड्रोन हेलीकॉप्टर का इंतजाम यहाँ से पहले ही भीड़ मैनेजमेंट के साथ साथ जोन मैनेजमेंट भी करना होगा, कहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी करनी है। इसके अलावा भीड़ अगर अधिक होती है तो उसके लिए बैकअप प्लान भी तैयार करना होगा और उसकी भी रिहर्सल करनी होगी। इसके बाद 3 दिन या 4 दिन पहले मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध होना चाहिए। 50, 100 और 200 किलोमीटर का सर्किल बने, जिसमें 3 दिन पहले से मतलब जो वाहन है वो 100 किलोमीटर के दूर ही रुके। जैसे इस बार यहाँ दुर्घटना घटने के बाद हुआ था कि रीवा और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों को रोककर कंट्रोल कर लिया गया था। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट है इनकी रिहर्सल अभी से ही करनी पड़ेगी। जैसे सेना में राघवन जी रिहर्सल होती है ना, ऐसी रिहर्सल अगर होती है, जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं, तो ऐसे अभ्यास करने पड़ेंगे तभी, क्योंकि तत्काल जब कोई घटना घटित होने लगती है तो उस वक्त हाथ पैर फूल जाते प्रशासन के, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह के अभ्यास पहले कर लें। और हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि उज्जैन भेजे अधिकारियों को, वहां से कुछ लोगों को बुलवाएं जिनने इस भीड़ को मैनेजमेंट किया है और उसके अभ्यास पे अभ्यास किए जाए, तभी ये मामला उज्जैन का समस्त का मामला सेटल होगा। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है उज्जैन में, प्रयागराज में तो बहुत जगह थी, तो इस जगह कम होने का कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी ज्यादा होती। बिल्कुल। एक बात और है रमेश जी, दरअसल हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ कि आज की तारीख में शिक्षित लोग हो गए, साक्षर हो गए, लेकिन पहले के ज़माने के जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिसको हम कहते थे कि उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है, लेकिन वो समझदार बहुत थे। मुझे याद है कि हमारी दादी और पिताजी और जो नाना नानी हुआ करते वो बताते थे कि जब पर्व होता है, जब कोई उत्सव होता है, तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से निकलकर शिखर पर आ जाते हैं। उसका लाभ ये होता था कि हर कोई मंदिर के भीतर गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए मारामारी नहीं करता था। वो बड़ी दूर से शिखर के दर्शन करता था और वहीं से प्रणाम करके कहता था कि भगवान महाकाल के दर्शन हमारे हो गए, क्योंकि भगवान महाकाल सिंहस्थ के समय, पर्व काल के समय शिखर पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इसी से बहुत सारी अव्यवस्थाएं जन्म लेने के पहले समाप्त हो जाती थी। अब हर कोई अगर राम घाट में स्नान करना चाहेगा, हर कोई अगर क्षिप्रा जी के मुख्य घाट पर स्नान करेगा, तो फिर तो ये जरूर है कि हादसे होंगे। जैसे प्रयागराज की बात करें तो वहाँ जो संगम है उस पर हर कोई स्नान करना चाहेगा, उसी के चलते ये हादसा हुआ। गंगा जी का, क्षिप्रा जी का हर घाट जो है वो अमृत से भरा हुआ है। आपको ये मानना पड़ेगा कि बजाय राम घाट के जाने के, जहाँ घाट मिले वहाँ आप डुबकी लगाइए शांतिपूर्वक और पर्व का आप जो पुण्य कमाकर वापस लौट आइए। मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा दरकार है। सामाजिक रूप से भी लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है और धार्मिक रूप से भी दीक्षित करने की ज़रूरत है कि भगवान भोलेनाथ शिखर पर है। दूर से, कई किलोमीटर दूर से आप शिखर के दर्शन कीजिए और आगे बढ़िए। क्षिप्रा तो बह रही है, अविरल बहेगी, उस समय स्नान करिए। मुझे लगता है कि नागेंद्र जी, जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग संगम के लिए बड़े रहते हैं कि संगम में स्नान हो जाए, ऐसे मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं
वो महाकाल के दर्शन और क्षिप्रा में डुबकी लगाने के लिए आतुर रहेंगे। यही सब चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, और अभी से जब हम शिक्षित और दीक्षित करेंगे तब जाकर सिंहस्थ जो है वो संयमित और एक तरह से पवित्र हो पाएगा। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपने बहुत अमूल्य बात कही है कि सामाजिक और धार्मिक रूप से शिक्षित और धार्मिक रूप से नैतिक रूप से दीक्षित होने की जरूरी होती है किसी भी आयोजन पर्व में जब हम इस तरह की करते हैं। असल में देखिए, होता क्या है कि जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ जो श्रद्धालु जा रहे हैं वही नहीं, वहां जो लोग भी हैं, प्रशासन में व्यवस्था संभाले हुए हैं, या खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, स्थानीय यातायात वाले, जो टेम्पो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उन सब पे भी लागू होता है, क्योंकि उस धर्म क्षेत्र में, उस पुण्य कार्य में वो संलग्न है। धर्म उन सबके आचरण में दिखना भी चाहिए। असल में धार्मिक रूप से हम एक बात को भूल जाते हैं, मैं अपनी ये निजी राय है मेरी, मैं रखना जी चाहूंगा जी, स्वागत कि है। सिर्फ नहाने से अगर आपके आचरण में शुद्धता नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो मात्र ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि मात्र नहाने से ना तो पाप धुलते हैं और ना आपके प्रारब्ध गलते हैं। आप जब जाते हैं किसी भी जगह, ऐसी जगह, तो आपके सत्व शुद्धि और पवित्रता होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। आप प्रयागराज में देखिए, जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई आवारा पशु नजर नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। ना कोई आवारा कुत्ते हैं, ना और किसी तरह के पशु नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है। एआई तकनीक है आज के जमाने में, जिससे बहुत अच्छी तरह सर्विलांस किया जा सकता है। जो अधिकारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी लगती है, उनकी भी पूरी दक्षता होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वाले पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि उन लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, प्रयागराज आके अधिकारियों के साथ जिनकी ड्यूटी लगी है उनसे पता करना चाहिए कि उन्होंने मैनेजमेंट कैसे किया है। ये सबसे बड़ी जरूरी बात होती है। और जहां तक देखो अव्यवस्था या किसी भी इसमें इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी भगदड़ी अव्यवस्था की बात है, प्रशासनिक दक्षता तो काम आती है, लेकिन एक और जरूरी मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि जी भगदड़ जैसी चीज या अव्यवस्था जैसी चीज है, वो भारतीय चरित्र का एक तरीके से एक आईना है। हमारे लोगों की ये आदत है कि अगर चौक चौराहे पे नीली हरी पीली बत्तियां ना हो तो ये देश ही एक भगदड़ की तरह रह जाता है करने के लिए। लोगों में जो स्वयं में एक जागृति होनी चाहिए, स्वयं में जो एक अनुशासन होना चाहिए, एक आत्म अनुशासन होना चाहिए, उसकी हमारे यहाँ बहुत कमी नजर आती है। आप किसी जगह पवित्र जगह जा रहे हैं तो आप आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं। इस भावना के साथ तो जाइए। अगर लोग सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, और जो लोग पर्यटन की दृष्टि से आते हैं वहां होता क्या है, जो आप ही बता रहे थे कि लोग क्या करते हैं, आते हैं, अपने जिन वस्त्रों से नए उन वस्त्रों को घाट चौराहे पे छोड़ के चले जाते हैं। धूप बत्तियां या अन्य वो जलाते हैं, उनके पैकेटों को, प्लास्टिक जिसमें कुछ सामान लाते हैं, फूल मालाएं वगैरह लाते हैं, उनको यूं कहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो आप अपनी शुद्धि ऐसी कैसी शुद्धि करने आ रहे हैं जो आप उन घाटों को, उन पवित्र नदियों को ही अशुद्ध करके चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। जब आपने कहा कि अव्यवस्था भगदड़ की स्थिति जब बनती है, उस समय मुझे लगता है कि योगी राज जी, जो सारा मामला है कि जब कभी अशांति हो, भगदड़ हो, तो जो जहां है उसके वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे तो आप संकट में पड़ेंगे। बेहतर है कि भगदड़ के समय जब लोग घबराहट में हो तब जो जहां है वहीं रहे, तो स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकती है, और जब हालात सामान्य हो जाए तब वो अपनी जगह छोड़े। होता यह है कि बचने के चक्कर में आदमी भागता है, और वो स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली जाती है। हम महाकुंभ की बात करें तो वहाँ भी जब भगदड़ मची तो कुछ लोग, कुछ महिलाएं गिर गई थी, लोग उन्हीं महिलाओं पर भागते हुए उनको कुचलते हुए चले गए। उसमें ज़्यादा हादसे हुए, और उस हादसे में लोग घायल भी हुए और लोगों ने जानें भी गंवाई। शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर ही केंद्रित होगा। जब स्थिति बिगड़े तो जो जहां है वो वहीं रुक जाए, और हालात सामान्य होने तक वहीं खड़ा रहे। जिस किसी कोने में जगह मिलती हो, कहीं घर में हो, किसी फुटपाथ पर हो, किसी दुकान के सामने हो, बेहतर है कि वो ज़्यादा एक दूसरे से भागकर माहौल ख़राब ना करे। मुझे लगता है इसकी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, सिंहस्थ में ज़रूर इस बात की दरकार होगी, क्राउड मैनेजमेंट की भी, और मुझे लगता है व्यवस्था बनाए रखने की। खासतौर से मध्य प्रदेश में उस समय गर्मी चरम पर होगी, मई का महीना होगा, और उस मई के महीने में आप समझिए कि टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री के आसपास रहेगा, 45 डिग्री के आसपास। ऐसे में ऊपर से आसमान तपेगा, नीचे से धरती में
भपके आएंगे और ऐसे में महामारी फैलने की भी स्थिति बनेगी, कालरा या उल्टी दस्त की स्थिति भी बनती है गंदगी की हालत में। तो सरकार को, प्रशासन को और हर श्रद्धालु को सफाई पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस दौर में। योगीराज जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा राघवन जी कि हम कुंभ में जाते हैं स्नान के लिए, मन के पाप धोने के लिए, और वहाँ एक एक्स्ट्रा पाप करके चले आते हैं कि हम अपने कपड़े भी वहीं छोड़े आए। कई लोग करते हैं, नदी में उनको कपड़ों को छोड़ दिया, अपने साथ साबुन शैम्पू ये ले गए। अभी चर्चा कर ही रहे थे कि जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो ये जब पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तो उससे बड़ा पवित्र क्या है, साबुन शैम्पू होंगे क्या, उससे ज़्यादा पवित्र है क्या? तो ये सब चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। और अगर साबुन शैम्पू पवित्र हैं तो फिर घर पे डुबकी लगाइए, कुंभ में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, तो आप वहीं पवित्र हो सकते हैं जी। बिल्कुल ये आपने ठीक की। एक चीज़ इसमें राघवन जी मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं धर्माचार्य, शंकराचार्य, जो भी हमारे जो सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब एक परंपरा है, ये संदेश यदि इस तरफ से जाए हमारे बड़े शंकराचार्यों धर्माचार्यों की तरफ से कि जहाँ जहाँ भी घाट हैं वो खुद अपने वहाँ जाए और वहाँ स्नान करें, बनिस्बत किसी एक घाट में जाने के बजाय। तो उसमें ये मैसेज जाएगा कि सारे घाट पे कहीं पे भी आप स्नान कर सकते हैं, या ये व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि ये जो कुंभ या ये जो सिंहस्थ जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं तो साधु संतों के लिए जी। ये तो लोग पहुंचने लग गए वो अलग बात है। और लोग कई बार इस बात के लिए भगदड़ मचाते हैं, जैसे इलाहाबाद में भी जो भगदड़ मची, वहाँ लोग पहुंचे थे इसलिए कि जब वो सन्यासी लोग स्नान करने आएंगे तो उनके दर्शन कर लें, एक भाव उनका दर्शन का था। बिल्कुल। लेकिन उनके दर्शन के चक्कर में अव्यवस्था हुई। बेसिकली ये पूरा महाकुंभ ही उन्हीं लोगों के लिए, हम तो बीच में जबरन घुस रहे हैं उसमें, और यदि हम जबरन घुस रहे हैं तो फिर उस मैनर्स के साथ हमें जाना चाहिए। हम अतिक्रमण क्यों करें? वो वर्षों की तपस्या करते हैं, कई संत साधु सन्यासी ऐसे आते हैं जो साधनारत रहते हैं सालों तक, और वो इस पर्व का इंतजार करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे और हमारी साधना का फल वहाँ देंगे नदी को या प्रयागराज को, तब हमारी साधना सफल मानी जाएगी। ये उसके पीछे भावना ये जी। और अपन पहुँच जाते हैं वहाँ अपने हिसाब से, फिर वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। हमें तो राम घाट पे अब जाना है। अपन वहां जा रहे हैं तो वहां भी धर्म की लूट करने जा रहे हैं, पुण्य लूटने जा रहे हैं, जबकि पुण्य कमाने का तो एक सिस्टम है। आप जो साधु सन्यासी आ रहे हैं, जो नागा आ रहे हैं, जो अवधूत आ रहे हैं, उनके दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनकी चरण रज को माथे से लगाइए, और जो हो सकता है श्रद्धा के तौर पर उनको आप भेंट कर दीजिए। बजाय इसके साधुओं के साथ ही कई लोग तो स्नान करने की कोशिश करते हैं। वहीं कूदना, उनके साथ ही ना आप स्नान करना चाहते हैं। अब आप देखिए इसके इतर एक दूसरी बात करें, अब आप गोवा में जाते हैं, सब लोग गोवा में सबकी इच्छा रहती है कि वहाँ जो अंग्रेज नहाते हैं वहाँ हम जाएं, लेकिन प्रतिबंध है वहाँ, उनका एक स्पेशल वो एरिया है उस गोवा के समुद्र तट का। तो जब समुद्र तट पे आप नहीं जा पाते वहाँ, यहाँ घुसना चाहते हैं आप साधु संतों के साथ, तो ये कई सारी मर्यादाएं हैं, इसको विचार करना चाहिए और इस पर सख्ती से सरकार को भी विचार करना चाहिए। और मैंने बार बार कहा कि इसमें धर्माचार्य शंकराचार्य स्नान करने के भी नियम होते हैं, अगर वो जानकारी आपके पास हो तो जरूर साझा करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने एक वीडियो में कहा भी है कि हम जब स्नान वहाँ करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अनुमति मांगे, जिस जगह भी आप जा रहे हैं, प्रयागराज में जा रहे हैं या जिस नदी में आप जा रहे हैं, उनसे एक आत्मिक एक सांकेतिक रूप से परमिशन मांगे, फिर अपना राइट पैर उसमें डालें, फिर उसको आचमन करें और फिर वहाँ जाएं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि हमारे बुजुर्ग भी ये बताते थे कि स्नान आप करें, नदी के किनारे बैठ जाएं, लोटे से स्नान करें। लेकिन अब चूंकि पता नहीं क्या चल गया है कि हमें डुबकी लगानी है, एक डुबकी लगा ले वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए डुबकी लगाने की होड़ है। कई कहते हैं साहब 5 कम से कम डुबकी लगाएं, कई कहते हैं साहब आप देश प्रदेश और परिवार के नाम पे एक डुबकी लगा लें। तो ये जो अनावश्यक जो अटखेलियाँ वाली जो बात आती है, ये दूर रहना चाहिए। कूदने फांदने मस्ती, इसके लिए स्विमिंग पूल बहुत हैं यहाँ, लेकिन वहाँ जा रहे हैं तो वो हमारे यहाँ देवी स्वरूप है। कहा यह जाता है कि जिस नदी में स्नान करते हैं वह वरुण देवता विराजते हैं, और वो आप उनको नाराज कर रहे हैं इस तरह की, यदि आप कूद फांद के या अनैतिक वहाँ आप स्टेप कर रहे हैं। तो ये कई मर्यादाएं हैं प्रयागराज या तीर्थराज में जाने की, नदियों की कई मर्यादाएं, उनका पालन हमें करना चाहिए। और जब हम उनकी सेवा करने जा रहे हैं कि आप उनको अपवित्र करने जा रहे हैं, आप पवित्र होने जा रहे हैं, उनको अपवित्र करके आ रहे हैं। सुना तो यहाँ तक भी जाता है कि जो बड़े बड़े संत होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वो सिर्फ स्नान करने के बजाय अपने अंगूठे को उस जल में डुबा देते हैं और उनका स्नान हो जाता है। तो वो भी इस बात से बचते हैं कि समय ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, बल्कि एक सांकेतिक रूप से स्नान कर लें ताकि बाकी लोगों को मौका मिल जाए। तो डॉक्टर भूपेंद्र जी, सवाल है कि जो महाकुंभ के हादसे हैं उसमें मध्य प्रदेश में
2028 में कुंभ होने जा रहा है। मार्च से शुरू होकर वो मई तक चलेगा, माने 27 मार्च से शुरू होगा और 27 मई तक चलेगा। उस समय गर्मी पूरे अपने जिसे कहते हैं कि चरम पर होगी। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सेहत के हिसाब से भी और व्यवस्था के हिसाब से भी। और जो योगीराज जी भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो धर्माचार्य हैं, चाहे वो कथावाचक से लेकर मंदिर के पुजारी पंडित से लेकर महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य तक, वो अभी से अपने भक्तों को संदेश दे दें, शिक्षित कर दें, दीक्षित कर दें कि कुंभ में या सिंहस्थ में जाने के क्या तौर तरीके, क्या मर्यादा है, उसका पालन करें, तभी पुण्य मिलेगा। सिर्फ अराजकता मचाने से पुण्य नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपकी राय? जी बिल्कुल। देखिए 2016 का कुंभ सिंहस्थ देखा था उज्जैन में, और उज्जैन की क्षिप्रा नदी का जो जल था, उस दृष्टि से तो, श्रद्धालु की दृष्टि से, और मैं खुद सनातनी हूँ, उस दृष्टि से तो बहुत पवित्र था। लेकिन हम मानव प्रवृत्तियों ने उसको गंदा कर दिया था और उसकी जो अविरल धारा थी उसको शुद्ध कर दिया था। उसके लिए शासन ने कुछ प्रयोग भी किए थे और अभी जो प्रयोग दिख रहे हैं। और उन्होंने क्या किया था कि उस घाट को लंबा कर दिया था कई किलोमीटर तक, और उस नर्मदा को और उन नदी को बहाया गया था। क्षिप्रा का जल नर्मदा से जोड़ा गया था जिससे उसका प्रवाह ज़्यादा हो जाए। सबसे मैनेजमेंट हमने 2011 में हरिद्वार में भी देखा। हरिद्वार में हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश में गंगा जी का उद्गम है और वहाँ से नदी आई है। उन्होंने लगभग 12 किलोमीटर पे लंबा घाट कर दिया था, 3 पैरेलल। तो जहाँ जिसको और अनुशासित भी कर दिया था, बैरिकेड भी लगा दिए थे, और 3 लेयर सिक्योरिटी, जैसे अभी प्रयागराज में देखा गया है, एक सेना की, एक फिर वहाँ की, एक पुलिस की, 3 उन्होंने सिक्योरिटी लगाई। तो जहाँ पे क्या होगा कि उसके कारण क्या होगा कि जो लोग थे, तो जहाँ जो समीप पे घाट है वहाँ पे आप स्नान करिए और उसके बाद वापस जाइए, क्योंकि पर्व पे सबका स्थान संगम में हो, चाहे राम घाट पे हो, चाहे हर की पौड़ी में हो, संभव नहीं है। ये बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आत्म संयम, आत्म अनुशासित व्यक्ति को होना चाहिए। और सनातन का यही संदेश है कि व्यक्ति दूसरे के वसुधैव कुटुंबकम की भार सर्व जन सुखाय, सर्वजन की हिताय की अपनी अवधारणा है। उस अवधारणा को अपने चरितार्थ रूप में परिवर्तित करना है। श्रद्धा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये कार्य में हम मानवीय लोग तो हैं, लेकिन ईश्वरीय आशीर्वाद भी रहता है, और ईश्वरीय आशीष के कारण हम लोग ये सब कुछ संपन्न कर पाते हैं। जो मैनेजमेंट यहाँ है, क्योंकि मई का महीना है, उस समय जो वेस्ट मैनेजमेंट जो लाखों टन निकलेगा, उसका भी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और रहने के लिए शीतलता रहनी है। ये सब जो बारीकियां हैं, क्योंकि गर्मी का माह सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर एक बीमारी फैलती है तो वो महामारी का रूप ले लेता है, क्योंकि जो वहाँ का अपशिष्ट निकलेगा जो मानव का, वो अपशिष्ट को लाने की बहुत जरूरत है। वो एक बड़ी, मुझे लगता है कि वो चुनौती होगी। शर्मा जी, सिर्फ रमेश जी, हमारे पास समय बचा सिर्फ 1.5 मिनट का, जल्दी से अगर बात पूरी करते हैं तो दूसरे दौर की बातचीत भी हो जाएगी। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, वीआईपी संस्कृति का इसमें पूरी तरह से निषेध कर, अभी मान लें, अभी तय कर लें कि हमें वीआईपी संस्कृति को दूर रखना है, और दूसरा मीडिया के माध्यम से आम आदमी को ये संदेश देना पड़ेगा कि उनकी जान बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी उनकी भी है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और पूरे जिम्मेदारी के साथ स्नान करने जाएं, और प्रशासन का सहयोग करें तो वो सुरक्षित रहेंगे। वरना मर गए तो फिर आप किसी गाली बकते रहे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, नागेंद्र जी, आपकी कोई राय? मैं तो ये कहूंगा कि इस आयोजन में प्रशासन की जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी रहेगी, उनमें धार्मिक और नैतिक पवित्रता होनी जरूरी है, और जो श्रद्धालु वहां आए उनमें सत्व शुद्धि और पवित्रता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये आयोजन जो होने जा रहा है सिंहस्थ में, ये बेहद सफल रहे। योगीराज जी? नहीं, पहले भी हमारे पास अनुभव रहा है, बहुत सफल आयोजन किए हैं। केवल एक बात यही है कि जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन सारे लोग वहाँ पहुँचने वाले करें, प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगदड़ की स्थिति से बच सकते हैं। भूपेश जी? जो व्यक्ति जाए, प्रत्येक व्यक्ति अपने नियमित और अपनी दिनचर्या पे ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारी को अगर निर्वाह करेगा तो ये आयोजन में उसकी सबसे बड़ी सहभागिता होगी, और प्रशासन और शासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। तो कुल मिलाकर सरकार तो प्रशासन के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर बजट बढ़ा सकती है। पिछली बार की हम सिंहस्थ की बात करें तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे। इस बार ये जो हादसे हुए हैं प्रयागराज में, उसको देखते हुए जो
सरकारी तंत्र है वो बजट तो बढ़ा सकता है, लेकिन व्यवस्था कितनी चाक चौबंद करेगा इस पर सबकी नज़र होगी। और इसमें आम आदमी की भागीदारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मरेगा तो आम आदमी पहले। प्रशासन के लोग तो बयान दे सकते हैं, जांच हो सकती है, बाद में किसी को थोड़ी बहुत सजा हो सकती है, लेकिन लोग अपनी जान बचाएं और धर्म भी बचाएं और धर्म को भी बचाएं। ये सबक हमको लेने पड़ेंगे प्रयागराज महाकुंभ से, जो 2028 में मध्य प्रदेश के सिंहस्थ में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका साधुवाद, भूपेंद्र जी और योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।